हे गाइस, वेलकम टू एग्जाम स्टार्ट। गाइस, जैसा कि आपको पता होगा कि कुछ ही दिनों में आपका रेलवे एनटीपीसी का प्रीलिम्स का रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है। ठीक है, और रिजल्ट डिक्लेयर होने के 40 से 45 दिन में आपका मेंस भी कंडक्ट करा दिया जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आपका मेंस का जो पेपर है सीबीटी 2 का, वो आपका दिसंबर में होने के चांसेस है। दिसंबर लास्ट में या जनवरी फर्स्ट वीक में वो आपका स्टार्ट हो जाएंगे रेलवे एनटीपीसी के मेंस के पेपर्स। ठीक है, और साथ ही साथ रेलवे ग्रुप डी का भी पेपर आने के चांसेस हैं जल्दी। वो भी जनवरी फरवरी में आपको देखने को मिल जाएगा शायद। तो इसलिए मैंने सोचा आपके लिए एक रेलवे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में आपके लिए लेके आऊँ। ठीक है, इसमें मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि रेलवे में आए हुए हैं, और जनरली उन्हीं पैटर्न्स पे आगे भी क्वेश्चंस आएंगे, पूछे जाएंगे। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाना बहुत जरूरी होता है। आपको पता है किसी भी एग्जाम की अगर फाइट कर रहे हैं आपको, तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए कैसे आते हैं। ठीक है, तो मैं इसी में आपको बताऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, रेलवे में पूछे जाते हैं। ठीक है, और उनको डील करने का क्या बेस्ट मेथड हो सकता है, वो भी मैं इसमें डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आज जो मैंने पेपर उठाया है वो रेलवे एनटीपीसी का 28/3/2016 का पेपर उठाया है, शिफ्ट 1 का। ठीक है, उसमें से कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, लगभग 10 क्वेश्चंस हैं इसमें। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 16 के वर्गमूल तथा 4 के वर्ग का गुणनफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ 16 एंड द स्क्वायर ऑफ 4। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 का प्रोडक्ट करना है किससे? स्क्वायर ऑफ 4, 4 के स्क्वायर से। ठीक है, तो 16 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 4, आपको पता होगा। इसका मल्टीप्लाई करना है किससे? 4 के स्क्वायर से। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। तो 4 का 16 में मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 चौक 64। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह के सिंपल क्वेश्चन पूछता है रेलवे में, ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं आते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट के अंदर है, उसको डिवाइड देना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से। ठीक है, तो उसको हल करने के बाद क्या आएगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखो, आपको पता होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 होता है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 होता है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जैसे ये दिया है मैंने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 1 होती है। तो अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मेरे को निकालना है, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अगर यहाँ से मैं निकालूं तो कितना आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अगर निकालूं तो क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा, इस वाली इक्वेशन से हम ये दो रिजल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं को हम पुटअप करेंगे। तो देखिए, पहला क्या दिया हुआ है अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? अभी मैंने आपको बताया कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा मैंने लिख दिया, इसको डिवाइड देना है किससे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है? इन दोनों को डिवाइड, किसको? कॉस स्क्वायर थीटा को डिवाइड देना है किससे? साइन स्क्वायर थीटा से। ठीक है, कॉस अपॉन साइन क्या होता है आपको पता होगा? कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा होता है, तो दोनों में स्क्वायर लगा हुआ है तो क्या लिख देंगे हम? कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये इस स्क्वायर से जब ये रूट जाएगा तो कितना बचेगा? मात्र कॉस कॉट थीटा बचेगा, कॉट थीटा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, कॉट थीटा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ भी आपको इसको शेयर करना है, और चैनल पर पहली बार आए तो एग्जाम स्टार्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चक्रवर्ती ब्याज 8% की वार्षिक दर से निवेश किए गए 37,500 रुपये 1.5 वर्ष में कितने हो जाएंगे, जबकि ब्याज की दर अर्धवार्षिक संयोजित होता है। मतलब ब्याज की दर अगर अर्धवार्षिक संयोजित होती है तो 37,500 रुपये 1.5 वर्ष में कितने हो जाएंगे, ये पूछ रहा है 8% की वार्षिक दर से। तो कभी भी आपको ये शब्द मिल जाए ना, अर्धवार्षिक संयोजित, अर्धवार्षिक संयोजित जब भी आपको मिल रहा है तो आपको करना क्या होता है? रेट को कर देते हैं आधा। रेट को जब भी कंपाउंडेड हाफ ईयरली आपको दिख जाए तो रेट को करना है आपको आधा। यहाँ पे रेट कितना दिया है? 8% दिया है ना, तो 8% को हाफ कर दो तो कितना बचेगा? 4%। ठीक है, और जो समय दिया होता है, जैसे समय दर कितनी होती है? 1.5 साल दिया है। ठीक है, 1.5 साल दिया हुआ है, इसको करना है आपको डबल। तो 1.5 का डबल कितना होता है? 3 होता है। तो 3 साल के लिए आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, 4% से 3 साल के लिए आप कैलकुलेट कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना है? 37,500 है, 37,500 ये प्रिंसिपल है। ठीक है, रेट मैंने क्या बोला? आधा कर दिया, यानी 4% रेट हो गया। 4% का जो फ्रैक्शन इक्विवेलेंट होता है वो होता है 1/25। ठीक है, 4% को और क्या ले सकते हैं हम? 1/25। ठीक है, तो 37,500 का 1/25 निकालेंगे हम पहले साल के लिए, क्योंकि इसी दर से ब्याज मिल रहा है हमको। 1/25 इसका कितना होगा? 25 एकम 25, बचा कितना? 12, यानी कि 125 जाएगा। तो 25 पंजे 125 और 2 जीरो के 2 जीरो लगा दिए। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट ईयर के लिए।
दूसरे 1000 के लिए फिर 1/25 के हिसाब से कैलकुलेट होगा। तो इसका 1/25 निकालेंगे कितना आ जाएगा 60, 25 चिंग 150 होता है, ठीक है 60 आ गया। फिर इसका 1/25 निकालेंगे क्योंकि 3 साल के लिए है तो 3 साइकिल चलेंगी। ये जो मैंने मेथड बता रहा हूँ ये मेथड मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट का, उसमें मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के 5 तरीके बताए हैं कि किसी भी कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को आप 5 तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको वीडियो को देख लेना, ठीक है। इस वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा वो वीडियो, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको लिंक डलवा दूंगा उस वीडियो का, ठीक है। तो उसको आप देख लेना, ये मेथड आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा उस वीडियो में। तो 1/25 60 का जब निकालेंगे कितना आएगा, 25 दूनी 50, बचा कितना 10, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, यानी कि फिर हो गया 25 चौक 100, तो 2.4 आ गया। तो इसमें करते क्या, जब 3 साल के लिए लिखते हैं तो उसमें मैंने कोड आपको बताया था उस वाली वीडियो में कि इंटू 3 ऐसे कैलकुलेट करते हैं इसको। तो 1500 को मैं 3 बार कैलकुलेट करूंगा तो कितना आएगा 4500, ठीक है। 60 को मैं 3 बार कैलकुलेट करूंगा तो आएगा 180, 2.4 को एक बार करूंगा 2.4 आएगा, ठीक है। तो टोटल ब्याज हमको कितना मिला, 4500 ये और 180 ये, यानी कि 4680 हो गए, और 2.4 ये यानी कि 4682.4, ठीक है। कितना ब्याज मिला, 4682.4, ठीक है। और मूलधन कितना था, 37,500। तो हमसे पूछ क्या रहा है, अमाउंट पूछ रहा है, ठीक है। अमाउंट पूछ रहा है तो देखो व्हाट विल बी द अमाउंट लिखा है ना, तो देखो अमाउंट इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट ये लिखा है, ये कितना आ गया 0.4 का 4, ये 2, ये 8, 6 और 5 11, 7 और 5 12 और 4, यानी कि 37,500 जब आपने 8 वर्ष की 8% से लगाया 1.5 साल के लिए, जिसमें अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा था आपका इंटरेस्ट, कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो रहा था, तो आपको कितने रुपए वापस मिलेंगे 3 साल बाद, 42,182.40, ठीक है। देखिए यही आंसर आ रहा था आपका 42,182.40, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, कॉट ए की वैल्यू दी हुई है 12/5, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है साइन ए प्लस कॉस ए इंटू कॉस ए, ये इसका मान क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। इसको करने के 2 तरीके हैं इस क्वेश्चन को। देखो पहला तरीका तो ये है कि आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, ठीक है। और उसके बाद आपने ये सुना ही होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो उसमें से जो tan होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, लेकिन cot tan का उल्टा होता है, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो देखो बेस इसमें कितना दिया है, 12/5 दिया है, यानी कि बेस की वैल्यू दी है 12 और परपेंडिकुलर दी है 5, ठीक है। आधार दिया है 12 और ये दिया है आपका परपेंडिकुलर लंब 5, ठीक है। जब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो उसका जो कर्ण आएगा वो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, ठीक है। तो 12 5 और 13 ये हमको मिल गया राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसमें साइन ए की वैल्यू रख दो, साइन ए का क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है 5/13 हो जाएगा, साइन ए प्लस कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस ए होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है 12 अपॉन हाइपोटेनियस 13, ठीक है। इसको सॉल्व करो, इनटू में कर दो कॉस ए के, कॉस ए के कितना होता है जस्ट साइन का उल्टा, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनियस कितना 13, परपेंडिकुलर कितना 5, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, इसको सॉल्व करने पे ये आ जाएगा 17/13 गुणित में 13/5, 13 से 13 कट जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा 17.5, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं आंसर 17/5, ठीक है। इसको करने का एक और जो तरीका था वो है इसका आप मल्टीप्लाई कर दो इसके अंदर, ठीक है। तो साइन ए इंटू में क्या हो जाएगा कॉसेक ए, ठीक है, प्लस कॉस ए, ये जो कॉस ए लिखा हुआ है इसका मल्टीप्लाई करेंगे किससे, कॉसेक ए से, कॉसेक ए, ठीक है। तो साइन ए इंटू कॉसेक ए क्या हो जाता है 1, क्योंकि साइन का उल्टा होता है कॉसेक ए, प्लस कॉस ए ये लिखा हुआ है कॉस ए, ठीक है। और इंटू में मैंने कॉसेक ए को लिख दिया 1/sin ए, ठीक है। तो ये क्या बन गया 1 प्लस कॉट ए बन गया, क्योंकि कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है कॉट ए, ठीक है। अब कॉट ए की वैल्यू हमको पता है 12/5 है, तो 1 प्लस 12/5 हो जाएगा, जब उसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 17/5, ठीक है। तो ये था उसका नेक्स्ट मेथड, ये ज़्यादा सिंपल है, आपको अगर उससे करना है उससे करिए, इससे करना है इससे करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आदमी ने 25% की हानि पर एक मेज को 4200 रुपये में बेच दिया, उसे यदि 25% का लाभ कमाना है तो कितने मूल्य में बेचना होगा, ठीक है। मान के चलो उसकी कॉस्ट प्राइस 100 रुपये थी, हमें नहीं पता कॉस्ट प्राइस क्या थी, 100 रुपये अगर कॉस्ट प्राइस थी, तो अगर 25% हानि पे बेच दिया है ना, तो कितने में बेच दिया 75 रुपये में बेचा होगा, ठीक है। तो अब यदि मुझे 25% लाभ कमाना है तो 100 की चीज मेरे को कितने में बेचनी होगी 125 में बेचनी होगी, यही बात होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 75 की वैल्यू है यहाँ पे कितनी दी है 4200 रुपये दी है, तो यानी कि 75 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है
₹4200। तो 1 यूनिट की मैं निकालूंगा कितनी आ जाएगी, 4200 बटे में 75। ठीक है, मेरे को निकालनी कितनी है, 125 की, क्योंकि उसने पूछा ना कि आपका 100 अगर 25% लाभ पे बेचेगा तो कितने मूल्य पे बेचना होगा, यानी 125 की वैल्यू निकालनी है, तो इंटू 125 कर लो। ठीक है, 25 से देंगे, 25 दिए 75 होता है, 25 पंजे 125 होता है, 3 से 42 को काटेंगे कितना आएगा, 1400। ठीक है, तो अब बचा क्या लास्ट में, 1400 गुणित में 5। तो 1400 इंटू 5 जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7000 रुपये। ये इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा अगर हम 25% प्रॉफिट में बेचेंगे किसी चीज को। ठीक है, 7000 रुपये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो दो स्थान है ए और बी, ठीक है, इनके बीच की दूरी है 300 किलोमीटर। जैसे ए और बी, ये दो स्थान है ए और बी, इनके बीच की दूरी है 300 किलोमीटर। ठीक है, दो यात्री हैं जो कि स्कूटर से चलते हैं। ठीक है, एक चलता है ए से, एक चलता है बी से। ठीक है, ऐसे चलते हैं, एक दूसरे की ओर चलते हैं, और 2.5 घंटे यानी कि 2.5 घंटे बाद उनके बीच की दूरी मात्र 25 किलोमीटर बचती है। ठीक है, इस लाइन से क्या मतलब समझते हैं आप, कि 2.5 घंटे बाद उनकी जो बीच की दूरी है वो है 25 किलोमीटर बची, यानी कि 2.5 घंटे में उनने कितना चल लिया होगा, 275 किलोमीटर चल लिया, तभी तो उनके बीच में 25 किलोमीटर की दूरी बची होगी। ठीक है, तो यदि एक स्कूटर की चाल दूसरे स्कूटर से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है तो प्रत्येक स्कूटर की चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ठीक है, तो देखिए अब सॉल्व कैसे करेंगे। मान के चलो कि एक जो स्कूटर है स्लो वाला, उसकी चाल है x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और जो दूसरा वाला है उसकी उससे 10 ज्यादा है ना, दूसरे वाले की मैंने लिख दी x + 10 किलोमीटर पर आवर होगी, यही होगी। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया कि 275, देखो आपको स्पीड का पता है फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो जितनी आपने दूरी तय करी और जितना समय लगा, इसका जो फॉर्मूला होता है स्पीड, यानी चाल, चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड क्या है इनकी, स्पीड है x और प्लस x + 10, यही स्पीड है इन दोनों की। और चूंकि जब दो व्यक्ति एक दूसरे की तरफ आते हैं इस तरह से तो रिलेटिव स्पीड इनकी ऐड होती है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना कि अगर एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड इनकी a + b होती है, यानी कि ऐड होती है। और जब दोनों दोनों एक ही जगह से चलते हैं, जैसे अगर ये भी ये दो व्यक्ति हैं और ये ए भी अगर यहाँ से चल रहा है, बी भी यहाँ से चल रहा है, तो इनकी अगर रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो क्या आती है, a - b। ठीक है, ये आप याद रखना। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, दो व्यक्ति थे उनकी स्पीड x + 10 होगी, क्योंकि एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं इसलिए ऐड होगी। ठीक है, ऐड कर दी मैंने। उसके बाद मैंने क्या बोला कि 275 किलोमीटर चलने में उनको कितना समय लगा, 2.5 आवर्स लगा। ठीक है, अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, x + x हो जाएगा 2x + 10 इज इक्वल 2.5 को जब 275 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, पॉइंट लगा, पॉइंट हटा के जीरो बढ़ेगा इधर, 25 को काटेंगे, 25 से 110 आ जाएगा। 25 11 बार 275 होता है और जीरो ही लगा हुआ है, 110 आ गया। तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई पहले वाली स्कूटर की स्पीड। ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर। जब पहले की 50 आ गई तो दूसरे की कितनी थी, उससे x + 10 ही तो थी, यानी कि 50 + 10 है ना, 50 + 10 कितना होता है, 60 होता है। तो 60 किलोमीटर पर आवर दूसरे वाले स्कूटर की स्पीड आ गई। दोनों की कितनी आ गई, 50 और 60। देखिए यही आंसर है, 50 और 60। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी ने 360 रुपए में 144 संतरे खरीदे और 10% के लाभ से बेच दिए। ज्ञात कीजिए आदमी ने 1 दर्जन संतरे किस दर से बेचे। A man bought 144 oranges for rupees 360 and sold them at a profit of 10%. Find the rate at which the man sold a dozen of oranges. ठीक है, तो कुल मिला के अपन को पर डजन बताना है कि एक दर्जन कितने के बेचे उसने, है ना, एक दर्जन संतरे उसने कितने के बेचे। तो पहले निकाल लेते हैं एक दर्जन संतरे उसने खरीदे कितने की। ठीक है, एक दर्जन में कितने संतरे होते हैं आपको पता है, एक दर्जन में कितने होती है वैल्यू, 12 12 संतरों का मूल्य होगा एक दर्जन में, 1 डजन इज इक्वल 12 ऑरेंजेस। ठीक है, ये आपको पता होगा कि एक दर्जन में 12 क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, 144 ऑरेंजेस की कीमत दी हुई है 360 रुपए, जितने में उसने खरीदे हैं। तो 144 ऑरेंजेस यानी कितने दर्जन हो गए, 12 × 12, 12 दर्जन की वैल्यू दी है, यानी कि 360 रुपए में उसने 12 दर्जन संतरे खरीदे हैं। ठीक है, तो एक दर्जन कितने का पड़ा उसको, 30 रुपए का पड़ा हुआ, 30 रुपीज पर डजन, यही कॉस्ट प्राइस पड़ी होगी ऑरेंजेस की। ठीक है, इसके अलावा उसने क्या बोला कि 10% लाभ पे उन्होंने बेच दिए। ठीक है, तो 30 का अगर 10% लाभ पे बेचेगा प्लस 10% पे उसको बेचेगा तो कितने रुपए में बेचेगा, 3 रुपए कमाएगा 30 पे, तो 33 रुपए पर डजन।
यही होगी उसकी सेलिंग प्राइस, क्योंकि 10% लाभ पे बेचा है। तो ये हो गया इसका आंसर, 33 रुपीज पर डजन। आई होप आपको समझ में आया होगा मैंने क्या बोला। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ ए इज 5/8 टाइम्स ऑफ द लेंथ ऑफ बी। मतलब ए की लंबाई बी की लंबाई का 5/8 है। ए की जो लंबाई है वो बी की लंबाई का 5/8 है, यही लिखा है, ये हमने लिख लिया। तो यहाँ से ए और बी का रेशियो निकाल दूंगा। ए और बी का रेशियो क्या आ जाएगा, 5/8, यही आ गया। अब क्या पूछ रहा है, तो बी की लंबाई से ए की लंबाई का अनुपात कितना होगा। बी की लंबाई से ए की लंबाई का अनुपात कितना होगा, तो 5/8 ये है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 5:8, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, देख ली। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहली संख्या का 3 गुना दूसरी संख्या के 2 गुने से 5 अधिक है। सबसे पहले तो दो क्रमागत संख्या है, फाइंड द टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या हो सकते हैं, एक होगा x, दूसरा क्या होगा x+1, यही होती है क्रमागत संख्या। ठीक है, अब क्वेश्चन में जैसा ऐसा बोला वैसे वैसे करते जाओ। देखो, पहली संख्या का 3 गुना, पहली संख्या क्या है, x है, तो x का 3 गुना किसके बराबर है, दूसरी संख्या के 2 गुना, दूसरी संख्या क्या है, x+1, तो x+1 का 2 गुना कर दिया, से 5 अधिक है। मतलब ये जो 3x है ये इसकी दूसरी संख्या के 2 गुना से 5 अधिक है। अगर ये 5 अधिक है तो इन दोनों को बराबर करने के लिए इसमें 5 ऐड करना पड़ेगा ना, या तो इसमें माइनस कर दो 5 3x में, या फिर क्या करना पड़ेगा, इसमें 5 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये अधिक है ना, तो बैलेंस करने के लिए हमको इसमें 5 ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए इनको सॉल्व कर लेते हैं इस इक्वेशन को, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ लिखा 3x, यहाँ कितना हो जाएगा 2x+2+5। ठीक है, तो ये कितना बचा, ये 2x को इधर लाएंगे तो बचेगा x, और 2+5 कितना होता है 7। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 7, यानी कि पहली संख्या तो आ गई 7, तो दूसरी संख्या क्या होगी, इससे जस्ट एक ज्यादा है तो 8 होगा। ठीक है, क्योंकि x+1 7+1 8 होगा, तो दोनों संख्या क्या आ गई 7 और 8। ये इसका द कंसेक्यूटिव नंबर्स आर 7 एंड 8, ये इसका आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं। एक 7 भुजा वाली बहुभुज आकृति कहलाती है। तो देखिए इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, मैंने अपने मन से कुछ भी नहीं बनाया है इसमें। ठीक है, अ पॉलीगन फिगर ऑफ साइड 7 साइड्स इज कॉल्ड। तो 7 साइडें इसकी होती हैं उसको क्या कहते हैं, नोनागन कहते हैं, हेक्सागन कहते हैं, ऑक्टागन कहते हैं, या हेप्टागन कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है क्या, हेप्टागन। ये 7 साइड वाला जो पॉलीगन होता है उसको क्या कहते हैं, हेप्टागन। ये ऑक्टागन क्या होता है, 8 साइड वाला होता है जिसकी 8 भुजाएं होती हैं, वो होता है ऑक्टागन। हेक्सागन क्या होता है, 6 भुजाओं वाला होता है, और नोनागन होता है 9 भुजाओं वाला। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक जरूर करें, और कमेंट करके बताएं अगर आपको कोई डाउट है तो। ठीक है, इसके अलावा शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना है इस चैनल को। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर ज्वाइन करना है। यहाँ पे और भी काफी सारी चीजें आपको मिलेंगी जानने को, जैसे स्टैटिक जीके का मटेरियल हम डालते रहते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इसको जरूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले क्वेश्चंस के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।